बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। न्यूज का एक्सरे, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सबसे खास शो है, सबसे अलग शो है और आज हम आपके लिए कई सारी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन हमने 3 बड़ी खबरें चुनी और उसकी एक्सरे रिपोर्ट हमारी पूरी टीम ने आपके लिए तैयार की। तो आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको हर एक खबर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन कौन सी बड़ी और अहम खबरें, आइए रुक करते हैं और बताएंगे आप कि आज हमने किस किस खबर का एक्सरे किया है। ये आज की हमारी बड़ी खबरें। सेंगोल पर संग्राम हो रहा है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। और राष्ट्रपति के अभिभाषण से मोदी 3.0 सरकार का रोड मैप दिखाई दे रहा है। क्या है वो, अभिभाषण में क्या था, ये भी बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट पर हमारी टीम ने पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की। लेकिन आज की पहली खबर क्या है, आइए आपको बता दें। ये आज की हमारी पहली खबर, क्यों हो रहा है सेंगोल वर्सेस संविधान, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद एक सवाल, संसद में रखे सेंगोल की आखिर किसने अवहेलना की, किसे इस पर आपत्ति है, यह मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में बताएंगे सेंगोल का संपूर्ण इतिहास क्या है। ये तीनों सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कैसे आपके मुद्दों को भूलकर विपक्ष सदन में सियासत पर उतर आया। देखिए रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा सजी, विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर का चुनाव होना था, विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर का संबोधन हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया। और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और विपक्ष ने फिर हंगामा किया। विपक्ष रोज नए मुद्दे लाता है, हंगामा करता है, नारे लगाता है और हाथ हिलाता हुआ घर चला जाता है। इस लोकसभा में विपक्ष भले ही मजबूत हुआ हो, लेकिन विपक्ष के मुद्दे मजबूत होते नहीं दिखे। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था, आज भी उसी मुद्दे पर सियासी रसाकशी जारी है। जिस सेंगोल पर 17वीं लोकसभा में विरोध दर्ज कराया, 18वीं लोकसभा में वही राग फिर अरापा गया। सेंगोल वहां लगाया गया है, उसी जगह वो नहीं है। जहां लगाया गया है उसकी जगह है भारत के संविधान की प्रतिमा रखनी चाहिए। जिस सेंगोल को धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक माना जाता है, उसे सपा के माननीय एंटिक पीस बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे वापस म्यूजियम में भेजने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, सेंगोल पर विवाद शुरू हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार करने से पहले हम आपको 2 केस आज हमारे सामने आए। कौन इस पर क्या कह रहा है, क्या होता है, एक एक जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले केस 1, समाजवादी पार्टी ने सेंगोल पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने एक पत्र लिखा। यह पत्र आर.के. चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को लिखा है और सेंगोल की जगह संविधान रखने की उन्होंने मांग की। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजाओं के प्रतीक के तौर पर बता दिया है। वहीं इंडी अलायंस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, सोचिए जरा। और कांग्रेस ने तो कह दिया है कि सपा की मांग कोई गलत मांग नहीं है। आरजेडी ने कहा कि सेंगोल को यहां से हटा के म्यूजियम में रख देना चाहिए। लेकिन दूसरा केस, यानी एनडीए और बीजेपी, सेंगोल की सच्चाई भारतीय जनता पार्टी बता रही है। कह रही है सेंगोल धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। सेंगोल राष्ट्र की संप्रभुता का भी प्रतीक है। इतना ही नहीं, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का भी प्रतीक है। सेंगोल लोकतंत्र और कानून का प्रतिनिधित्व करता है। बीजेपी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा है और विपक्ष संविधान की आड़ में गुमराह कर रहा है, यह कह रही है बीजेपी। पहली बार नेहरू ने ही, दर्शकों आपको बता दें, सेंगोल को स्वीकार किया था। लेकिन इस पर अब हंगामा हो रहा है और इस पर अब सियासी माइलेज लेने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष की इस कोशिश पर सत्ता पक्ष की क्या रणनीति है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। संसद में सेंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। सपा सांसद आर.के. चौधरी के इस बयान ने संसद में नए घमासान को हवा दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह आकर खड़ा होता है कि विपक्ष सेंगोल पर क्या सियासी माइलेज बटोरने के चक्कर में सेल्फ गोल कर बैठा है।
ये मुद्दा आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी कि विपक्ष ने जनता के हित को दरकिनार कर संविधान वर्सेस सेंगोल की जंग छेड़ दी। संसद में सेंगोल हटाकर संविधान की प्रति लगाने का मुद्दा उठाया तो सियासत का रुख यहां भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो पीएम पर ही तंज कस दिया। प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। विपक्ष की ओर से बार बार संविधान को मुद्दा बनाना सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि इंडिया अलायंस का सीधा उद्देश्य जनता के मुद्दे उठाने के बजाय संविधान को माध्यम बनाकर सीढ़ी चढ़ना है। चुनाव में विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया तो 10 साल बाद लोकसभा में अपनी स्थिति ठीक कर पाया। इसके बाद राहुल और अखिलेश ने संविधान को हाथ में लेकर शपथ दी और विपक्ष इस रणनीति पर बढ़ रहा है कि संविधान पर संग्राम छेड़ेंगे तो आगे उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, विपक्ष के हर नहले पर सियासी टहला फेंकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन एक्सट्रा रिपोर्ट में सबसे पहले हमें इतिहास में जाना पड़ा। अब इतिहास क्या कहता है, आइए रुक करते हैं इतिहास में, क्योंकि इतिहास बहुत कुछ कहता है और हम आ गए इतिहास में। अब सेंगोल का इतिहास क्या है जरा आपको बता दें। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है। दर्शक, शब्द शंकु का मतलब होता है शंख, जो आपके घरों में होता है। सनातन धर्म में शंख को पवित्र माना गया है। इतना ही नहीं, सोने और चांदी से बना हुआ एक राजदंड है सेंगोल। इसे कई कीमती पत्थरों से सजाया गया है। 5 फीट लंबे सेंगोल के शीर्ष पर सुनहरा गोल आकार भी है। दक्षिण भारत में सेंगोल का खास महत्व है दर्शकों। इस गोले पर ही नंदी की नक्काशी भी की गई है, जो भगवान शिव का बड़ा प्रिय है। रामायण और महाभारत में भी हमें इसका इतिहास मिला दर्शकों। युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक में सेंगोल का जिक्र हुआ था। प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से जाकर जुड़ जाती हैं इतिहास में, जिसमें न्याय, सत्ता हस्तांतरण और सुशासन का प्रतीक बताया गया है सेंगोल को। सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता है, यानी फिर सत्ता का हस्तांतरण होता है। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है हमारा सेंगोल। सेंगोल का इतिहास भारत की आजादी से भी जुड़ा हुआ है दर्शकों। 14 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल भेंट किया गया था। ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सेंगोल को सौंपती है और आजादी के समय सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया था उस समय, और सेंगोल को इसके बाद इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया गया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल की इसके बाद स्थापना की और सेंगोल की स्थापना से सत्ता का संगम संस्कृति से हुआ। यह तो हो गया इतिहास, लेकिन अब वर्तमान में सेंगोल को लेकर क्या हो रहा है, आइए रुक करते हैं वर्तमान का। वर्तमान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि एक तरफ इतिहास तैयार है, अब वर्तमान में हम आ गए। वर्तमान क्या कह रहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। सेंगोल भारत की नई संसद में इस समय स्थापित कर दिया गया है। सेंगोल स्पीकर के आसन के पास ही रखा हुआ है। 2023 से सेंगोल नई संसद में आज भी मौजूद है। सेंगोल यह दर्शाता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, यह सेंगोल दर्शा रहा है। इसे लेकर संसद में अब सियासी हंगामा हो रहा है और वर्तमान में विपक्ष संविधान वर्सेस सेंगोल वाली सियासत कर रहा है। संविधान के नाम पर चुनाव में विपक्ष ने बड़ी सीट बटोरी और संविधान के सहारे विपक्ष नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है। खुद को संविधान का रक्षक बताने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में अड़ंगा भी लगा रहा है और अब सेंगोल भी विपक्ष की आंखों में खटकने लगा है, परेशानी दे रहा है। पहले सत्र में विपक्ष हर मुद्दे पर हंगामा कर रहा है और वर्तमान यही कहता है, लेकिन वर्तमान आज हमने आपको बता दिया। अब भविष्य क्या कह रहा है, भविष्य में क्या कुछ होगा, आइए जरा रुख करते हैं, आपको बताते हैं सेंगोल पर क्या होने वाला है भविष्य में। ये हम आ गए भविष्य में दर्शक, आइए आपको बताते हैं भविष्य क्या कहता है। संसद में सेंगोल पर हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है और बजट सत्र के लिए भी विपक्षी दल दिशाहीन नजर आ रहे हैं। भविष्य में फिजूल के मुद्दे उठेंगे, ये आने वाले सत्र को और बेकार कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं।
दक्षिण में विपक्ष को सेंगोल पर सियासत भारी पड़ सकती है और साउथ में सेंगोल का मुद्दा बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इससे दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत जमीन कर लेगी, यह भी हमारा भविष्य बता रहा है। हो सकता है कि विपक्ष दक्षिण में सिमट कर रह जाए। अगर इसी तरह के मुद्दे उठाएगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमला भी किया जा रहा है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। अब भारत में संविधान लागू है, यहाँ लोकतंत्र है, न कोई राजा है न कोई उसका प्रजा है, तो संसद में सेंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। जो रखा है रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? समाजवादी पार्टी कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? भारत में लोकतंत्र है और हमारी संसद लोकतंत्र के मंदिर है, सेंगोल वहाँ गलत लगा दिया गया। सेंगोल प्रतीक है राजदंड का, राजतंत्र का। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। राजतंत्र का प्रतीक नहीं है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और संविधान का तो सबसे बड़ा पालन तो हमारी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनका तर्क नहीं कुतर्क है। तो सेंगोल पर सियासत आपने देखी, लेकिन आज एक और मसले को लेकर सियासत हो रही है दर्शक, और सेंगोल से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। लेकिन अगला मसला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभिभाषण का रोडमैप, राष्ट्रपति ने कौन सी बड़ी बातें कही हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, और अभिभाषण से विपक्ष को आखिर क्या परेशानी है ये भी आपको बताऊंगा, और आखिर में बताऊंगा अभिभाषण में आपके लिए क्या है खास, आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज राष्ट्रपति जब अभिभाषण देने आई, हो सकता है आप में से कई लोगों ने नहीं सुना हो अभी तक, लेकिन क्या खास रहा है आइए आपको बता देता हूं। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर विपक्ष ने पहले ही तंज कसने शुरू कर दिए थे, और जब आज राष्ट्रपति ने संसद में बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने अपने पुराने रूप में एक बार फिर जीवित कर दिया और इस पर अपनी रणनीति को फिर साफ कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया है, और अब मैं आपको यह बताता हूं कि 6 बड़ी बातें आज राष्ट्रपति ने कही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आप। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेरी सरकार के नई कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है।
जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तो खार कसौटी को पार किया है। तो ये आपने सुनी राष्ट्रपति की 6 बड़ी बातें, जिसमें ईवीएम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, जब हमने एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की तो 2 केस संसद के अंदर से आए। पहला केस विपक्ष का। क्या कह रहा है? विपक्ष ने राष्ट्रपति की आवाज दबाने की आज फिर कोशिश की। जनता की आवाज उठाने की वजह से विपक्ष थोड़ा तिलमिलाया सा नजर आया और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। नॉर्थ ईस्ट, अग्निवीर योजना, नीट और एमएसपी पर हंगामा किया। राष्ट्रपति इस पर बोल रही थी, फिर भी हंगामा। विपक्ष के मुताबिक जनहित के मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी सांसदों को टोका और कहा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा केस क्या है। राष्ट्रपति ने सरकार के विजन को देश के सामने रखा है, यानी आपके काम। राष्ट्रपति ने बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिनवाई। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपति ने जिक्र किया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे आप लोग सफर करते हैं, सड़क रेल सेक्टर में अच्छा काम हुआ है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की गई है, ये राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन आप सोचिए, इस मसले को लेकर भी राजनीति हो रही है और हर मसले को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन उससे आपके मुद्दे ही दब जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने संविधान के जरिए जनता में भ्रम फैलाया, आरक्षण छीनने का डर दिखाया। वही पैंतरा विपक्ष अब लोकसभा में भी अपना रहा है, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए संविधान का सहारा ले रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष की सबसे कमजोर नस पर चोट किया। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी, भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। ये सदन देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर थोपी गई इमरजेंसी कांग्रेस का वो घाव है जिस पर बीजेपी नमक छिड़क रही है। विपक्ष को लगा था कि वो संविधान की आड़ में अपना सियासी एजेंडा लोकसभा में भी चलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा स्पीकर और आज राष्ट्रपति ने आपातकाल पर जो ट्रिपल अटैक किया, उसने विपक्षी एजेंडे की हवा निकाली। संविधान वाले दांव पर आपातकाल का मुद्दा भारी पड़ने लगा तो विपक्ष ने सेंगोल पर सवाल किया। सेंगोल के मुद्दे पर विपक्ष पहले भी पटखनी खा चुका है। ऐसे में अब देखना यही है कि विपक्ष कौन सा नया शिगुफा छेड़ता है। तो देखा आपने, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है। लेकिन जब आपके मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति ने आज छात्रों से जुड़ी हुई बात कही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर न सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा का सम्मान करना भी वो भूल गए। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपके लिए पेपर लीक के मसले पर बोला तो विपक्ष ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा दिलाया कि सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा, इससे पहले भी हमने अलग अलग राज्यों में पेपर लीक होते देखे हैं। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद द्वारा एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और यही वो वक्त था जब विपक्ष ने नीट कहकर हंगामा किया। ऐसे में राष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों की तरफ देखते हुए कहा कि नीट में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा हो। राष्ट्रपति ने कहा
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए राष्ट्रपति ने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। सुनिए। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। यह आपका मसला है छात्रों। पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली के एनटीए दफ्तर में घुस गए। नीट को लेकर प्रदर्शन के नाम पर एनटीए के दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के घेरे को तोड़ दिया, उपद्रव मचाया। इन कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी सुनाई दी। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। दर्शकों, प्रदर्शनकारियों ने एनटीए दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान उनकी वहां के सुरक्षा कर्मियों से झड़प हो जाती। इस तरह जेएनयू छात्र संघ ने कल जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस दौरान कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया था और इस मसले को लेकर राष्ट्रपति कह चुकी हैं कि सरकार काम करे। हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, उनकी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाएंगे इस पर हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भारी मात्रा में अचानक से एनटीए के दफ्तर पहुंचते हैं। जिस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पे उपद्रव मचा रहे थे, उसके बाद सूचना पाकर के दिल्ली पुलिस यहां पे पहुंचती है। दिल्ली पुलिस अभी एनटीए के दफ्तर में फिर से जा रही है एक राउंड लगाने के लिए। और आपको बता दें कि अचानक से लगातार ही बड़ी तादाद में, भारी तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता घुसते हैं और यहाँ पे उपद्रव मचाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। वो अंदर घुस करके उपद्रवियों की तरह लगातार ही यहाँ पे हंगामा काटते हैं और ऊपर जाकर के जहाँ एनटीए का ऑफिस है वहां पर उनके द्वारा वो लॉक लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपके मुद्दों की चर्चा हुई, लेकिन अभिभाषण का इतिहास क्या कहता है, हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले चलते हैं इतिहास में। आइए, इतिहास में दर्शकों हम आ गए। इतिहास क्या कहता है अभिभाषण से जुड़ा हुआ, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। सदन को संबोधित करने की परंपरा भारतीय नहीं है, सबसे पहले यह बात जान लीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबोधन की परंपरा को लिया गया है, ठीक वैसे जैसे हमारे संविधान में 10 देशों की छवि दिखाई देती है। 1852 के बाद ब्रिटेन की सदन को क्वीन संबोधित करती थी। यही सिस्टम अंग्रेजों के साथ दर्शकों भारत में भी आ गया और 1919 में अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम पास किया। 1919 में ही भारत में राज्यसभा का गठन हुआ, जिसे उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। 1950 के सत्र शुरू होने पर राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होता है। संविधान के आर्टिकल 86(1) में इसका प्रावधान भी हमें मिला जब हमने इतिहास खोजा। इसके तहत आम चुनावों के बाद अभिभाषण होता है और साल के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होती है। तो यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का इतिहास था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है अभिभाषण को लेकर, आइए हम आपको बताते हैं। वर्तमान में क्या कुछ है, रुक करेंगे वर्तमान का। ये देखिए वर्तमान क्या कह रहा है, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दर्शकों, आपातकाल पर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी राय रखी। आज इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने देश पर थोपी गई इमरजेंसी की निंदा की और इमरजेंसी को देश के लिए काला अध्याय बताया। राष्ट्रपति की निंदा से इंडिया अलायंस तिलमिला गया। विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस हंगामे को लेकर विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति पर अनर्गल आरोप भी लगा दिए और इंडी गठबंधन ने संवैधानिक पद का अपमान किया। सोचिए जरा, कांग्रेस के नेता कहते रहे राष्ट्रपति के लिए हंगामा करते रहे, अभद्र टिप्पणी इससे पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल यह कि विपक्ष
ऐसी हरकतों से आखिर कब बाज आएगा? इसके लिए हमें भविष्य में जाना पड़ेगा। भविष्य भी बहुत कुछ कहता है। सेंगोल पर इतिहास और वर्तमान के बाद भविष्य क्या कह रहा है, आइए रुक करते हैं। हम आ गए दर्शकों भविष्य में। भविष्य क्या कह रहा है, क्या भविष्य में होने वाला दिखाइए जरा। ये देखिए, 18वीं लोकसभा में विपक्ष और हंगामा करता रहेगा। इतना ही नहीं, विपक्ष का मिजाज ऐसा ही रहा तो सदन का चलना मुश्किल है। इससे क्या होगा, देश को आर्थिक नुकसान होगा। आपके और हमारे पैसे से चलता है सदन। ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि भी खराब हो सकती है। आम जनता की समस्याओं का, यानी आपकी और हमारी समस्याओं का हल भी नहीं निकलेगा। नीट जैसी परीक्षाओं से भी छात्रों का विश्वास उठेगा अगर हल नहीं निकलेगा तो। सरकार को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में भी परेशानी आएगी, क्योंकि कानून संसद से ही पास होते हैं। कानून को जमीनी स्तर पर उतारने में भी दिक्कत आएगी अगर ऐसे ही हंगामा चलता रहा। ये भविष्य बता रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आप। आने वाले दिनों में सरकार का जो महत्व या विकास, ये जो भाषण में बताया जाता है, ये हमेशा विरोध करने से कुछ हो गया नहीं। सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? राष्ट्रपति महोदया जब हाउस को संबोधित कर रही है, विपक्ष को मर्यादित आचरण करना चाहिए। देखिए, वही पुरानी घिसी-पिटी बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। क्या हो रहा है देश में ये सबको पता है, लेकिन सरकार इन चीज़ों का जिक्र तो कर नहीं सकती, तो ले दे के वही पुरानी बातों को दोहराया है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा, चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, कि हमें प्रेसिडेंट भाषण का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? सरकार ने तो ये सुने आपने प्रतिक्रियाएं, लेकिन अब मैं जो खबर आपको बता रहा हूं वो आपको सुननी ही चाहिए। अगर आपके हाथ में टीवी का रिमोट है तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, और अगर आपके पास मोबाइल रखा है तो उस पर अपनी नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि अब हमारी अगली खबर आपसे जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट का आज हमने एक्सरे तैयार किया है। क्या बताऊंगा आपको, महिला कैसे बनी ऑनलाइन कैदी, बैंक अकाउंट कैसे खाली हो गया। सोचिए जरा, आपके बैंक में कोई पैसा नहीं है, सब कुछ खाली हो जाए। क्या होती है डिजिटल अरेस्टिंग, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका मोबाइल अगर आपके पास है तो थोड़ा सा सावधानी को और बढ़ा लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स घर में बैठे हुए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। घंटों मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दे रहे हैं। विक्टिम को जब तक, यानी आपको जब तक ठगी का अंदाजा होगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्टिंग कैसे करते हैं और कहां पर यह घटना घटी है, पहले आप वो देखिए। साइबर ठगों से सावधान, बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई हो रहा लगातार डिजिटल अरेस्ट का शिकार। जिस मामले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दिल्ली के पॉश इलाके सीआर पार्क का है। यहां रहने वाली 73 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बड़ा चूना लगा दिया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को डराने धमकाने के लिए न केवल मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी अरेस्ट वारंट और नोटिस भेजे, बल्कि उन्हें एक वीडियो कॉल उठाने की बात कही। डरी सहमी बुजुर्ग ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया, जहां उन्हें यह बताया कि वो निगरानी में है। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को अपनी बैंक ब्रांच में जाने और वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने बोला का पूरा बैंक का जो पैसा है सारी एफडी बेफडी तोड़ दीजिए, सब इकट्ठा करके आपने मैं आपका एड्रेस भेजेंगे, उसमें आरटीजीएस कर दीजिए, सारे पैसा निकाल के चेक करके विदिन 48 आवर्स सारे पैसा आपको वापस दिया जाए। बुजुर्ग साइबर ठगों की जाल में पूरी तरह फंस गई थी। घबराई हुई बुजुर्ग ने किसी भी कानूनी दिक्कत से बचने के लिए हर वो काम किया जो साइबर ठग उनसे कहते चले गए।
बुजुर्ग 12 घंटे तक हाउस अरेस्ट रही। बुजुर्ग को जब पता चला कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं, तब उन्होंने पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। बुजुर्ग महिला के साथ घटना वाले दिन जिस सीक्वेंस में साइबर ठगों ने घटना को अंजाम दिया था, वो सीक्वेंस रिकॉर्ड किया गया है। आरोपियों की पहचान में अब पुलिस जुट गई है। डिजिटल अरेस्ट, इसका शिकार आप भी हो सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार हमने की है। क्या होता है ये, कितने मामले अब तक सामने आए, आइए इतिहास में आपको लेकर चलते हैं। इतिहास क्या कहता है डिजिटल अरेस्टिंग का, आइए मैं आपको बताता हूं। डिजिटल अरेस्ट के मामले पहले भी दर्शकों सामने आ चुके हैं। 2023 में फरीदाबाद में एक युवती से ठगी हुई थी। 17 दिन तक युवती को डिजिटल अरेस्ट किया गया। युवती से 2.5 लाख रुपए ठग लिए गए। सोचिए जरा। फरवरी में फरीदाबाद की बुजुर्ग महिला से भी ठगी हुई, और इतना ही नहीं, महिला को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पीड़िता से 4 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। और भी मामले सामने आए। नोएडा की एक महिला इंजीनियर को शिकार बनाया गया। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं जिसमें कई लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बने हैं और इनसे कई लाख रुपए ठग लिए गए हैं। 8 घंटे तक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया और 11 लाख रुपए महिला से ठग लिए गए। 20 जून को भी जयपुर में एक मामला सामने आया जहां डिजिटल अरेस्ट किया और बैंक मैनेजर को ठग का शिकार होना पड़ा। लेकिन वर्तमान में इसे लेकर क्या हो रहा है, घटना क्या घटी है, आइए जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम आ गए वर्तमान में, क्या कहता है वर्तमान, दिखाइए जरा। दिल्ली की 72 साल की बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट हो जाती है। महिला सीआर पार्क इलाके में रहती है। इतना ही नहीं, महिला रहती है और फोन उठाती है, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं ठग उसे। ठगों ने फर्जी वारंट दिखाया, नोटिस भी उस महिला को भेजा। महिला को लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए और कहा गया कि 2 घंटे मुंबई कोर्ट में पेश होना होगा। दबाव बनाया गया। दबाव बढ़ा तो पुलिस बनकर भी उस महिला को डराया धमकाया गया। फिर मामला सेटल करने के लिए पैसों की मांग की गई। समझ लीजिए, अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए, क्योंकि 83 लाख रुपए ठग लिए। लेकिन भविष्य क्या कहता है, क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि भविष्य में बहुत कुछ छिपा है। आइए आपको लेकर चलते हैं भविष्य में। हम आ गए, भविष्य एआई का है। एआई से क्या होगा, साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए एआई एक बड़ी टूल किट होगी। एआई से बहुत जल्द फर्जी टूल किट का खुलासा किया जा सकता है। फर्जी यूआरएल के सहारे ठगी पर भी एआई लगाम लगा पाएगा। साइबर ठग गैंग इससे मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी एजेंसियों के लिए भी एआई बड़ा मुफीद होगा, मददगार रहेगा। और एआई से फर्जी लोगो जो बनाते हैं, विज्ञापन बनाते हैं, वो भी हट जाएंगे। लेकिन एआई टूल किट आपको ठगी के वजह से, जो ठगी की वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा हथियार है। लेकिन इससे भी सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके भी मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी सतर्कता आपका भविष्य सुरक्षित कर सकती है। तो हमने आपको डिजिटल अरेस्ट पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।